हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट, जैसे आपको पता ही है, अभी हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट टू 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 16 टू क्वेश्चन नंबर। आज का जो वीडियो है हम लोग जिसमें देखेंगे, वेट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 टू 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 टू क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 15 टू 30। ओके स्टूडेंट्स, वन बाय वन क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल्ड इसका सोल्यूशन लेंगे हम लोग। जिससे क्या है कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी क्वेश्चंस मोल्ड होकर के भी आता है, डिफरेंट वे में आता है, तो भी हमारे को क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, बताइए स्टूडेंट्स। द ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम, जो भी हमारे पास वाटर होता है, जनरली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वाटर है। फर्स्ट वन इज द ग्राउंड वाटर एंड सेकंड वन इज द सब ग्राउंड वाटर। सब ग्राउंड वाटर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब हमारे को समझना है कि जो ग्राउंड वाटर है इज यूजुअली फ्री फ्रॉम ऑफ विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। फर्स्ट वन इज द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सेकंड वन इज द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, थर्ड वन इज द बोथ सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। डी है हमारे पास नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो हमारे पास ए है ये क्या करेक्ट आंसर है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ना चाहते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द टू मेन बेसिक सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई। हमारे पास क्या है, टू बेसिक सोर्स हैं। फर्स्ट वन इज द सरफेस वाटर एंड सेकंड वन इज द सब सरफेस वाटर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर के नाम से जानेंगे। सरफेस वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर एंड इंक्लूड्स रिवर, स्प्रिंग एंड लेक्स एटीसी। ठीक है, और जो सरफेस वाटर है, अब हम लोग इसको थोड़ा समझना चाहते हैं आगे। सरफेस वाटर इज सब्जेक्टेड टू पॉल्यूशन एंड कॉन्टामिनेशन एंड मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। मतलब जब भी आप क्या कर रहे हैं, सरफेस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि या तो वो पॉल्यूटेड होगा या फिर वो कॉन्टामिनेशन होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है कि पॉल्यूटेड वाटर और कॉन्टामिनेशन में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन हर पॉइंट को। Contamination water is one that contain the bacteria which causes diseases। मीन्स बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पैथोजन बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। मतलब वो वाटर जिसमें क्या है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, उस टाइप के वाटर को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कॉन्टामिनेटेड वाटर कहेंगे। और जब भी हम लोग बात करते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर का या सेफ वाटर के लिए, जो पैथोजन बैक्टीरियाज है वो कितना होना चाहिए, नील होना चाहिए। मीन्स उसका कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओके, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉल्यूटेड वाटर का मतलब किसके साथ में, यहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर इज वन दैट कंटेन सब्सटेंस विच आर अनडिजायरेबल और अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक यूज। मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कंटेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी का एक लिमिट है ना कि भाई टर्बिडिटी कितने 1 से 5 के बीच में होना चाहिए, यस और नो। बट अगर उससे ज़्यादा है तो वो अनडिजायरेबल हो जाएगा। जैसे कि कलर, हम लोग क्या करते हैं, अगर कलर्ड वाटर रहता है तो उसको ड्रिंकिंग पर्पज से के लिए यूज़ नहीं करते। ऐसा थोड़ी नहीं है कि कलर्ड वाटर हार्मफुल होता है। जैसे आप पेप्सी पीते हैं तो वो कलर्ड होता है, बट हमको ये कलर देखना है कि जो ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप वाटर यूज़ कर रहे हैं वो कलर्ड है या नहीं है, तो उससे क्या होता है, मन हट जाता है, इसलिए हम लोग उसको चेक करते हैं। तो पॉल्यूटेड वाटर का मतलब है कि जो भी सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जो अनफिट हो जाए हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या फिर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। तो ये हमारे को क्लियर हो गया, कॉन्टामिनेटेड वाटर और पॉल्यूटेड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे मिनरल वाटर क्या होता है, जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, जिसमें कोई मिनरल नहीं होता है, ठीक है ना। इस टाइप के जो वाटर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज द ग्राउंड वाटर और सब सॉइल वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई सच एज वेल। हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी इसके ये जो वाटर था ये कौन सा था, सरफेस वाटर। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की, ठीक है ना। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई सच एज वेल। इट इज़ लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, फ्री फ्रॉम होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड अदर कॉमन इम्प्योरिटीज
ओके एंड फ्री फ्रॉम ऑफ द कलर एंड टर्बिडिटी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें क्या होती है, डिजॉल्व कैसा होता है, इम्प्योरिटीज़ होता है। अब डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ में जैसे गैसेज हो सकती हैं, आयरन हो सकता है, ठीक है, ये सारी किस्में इम्प्योरिटीज़ आती हैं हमारे ग्राउंड वाटर टेबल में आती हैं। अब गैसेज को या आयरन को रिमूवल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरेशन करते हैं, जैसा ना एरेशन करते हैं किसको रिमूवल करने के लिए, डिजॉल्व गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि क्या है हमारे पास मीथेन है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सारी गैसेस जो होती हैं उनको हमको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पोर्टेबल वाटर, ठीक है, इज वन विच दैट इज सेफ टू ड्रिंक, या ड्रिंकिंग वाटर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पोर्टेबल वाटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है, मिनरल वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ये सारे वाटर हैं, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इज वन विच दैट इज सेफ टू ड्रिंक, प्लीजेंट टू से टेस्ट एंड यूजेबल टू डोमेस्टिक पर्पज, जिसे हम लोग डोमेस्टिक पर्पज के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन पॉइंटों को हमने क्या करना है, समझना अच्छे से, कोई भी इसमें डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी टाइप का। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़। जो आप इम्प्योरिटीज़ को देखेंगे तो इम्प्योरिटीज़ जनरली कितने टाइप्स के स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स के इम्प्योरिटीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक और एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ विच मे बी, कैसी हो सकती है स्टूडेंट्स, देखिए ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज जो इम्प्योरिटीज है वो 2 ही तरीके की होगी, या तो ऑर्गेनिक के कारण होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण होगा, या फिर इनऑर्गेनिक के कारण होगा, ठीक है ना। बट ये फॉर्म जो है ये या तो डिजॉल्व फॉर्म में होंगी, मतलब घुला हुआ होगा, या सस्पेंडेड फॉर्म में होगा, या फिर कोलाइडल फॉर्म में होगा। सस्पेंडेड का मतलब है कि वो सस्पेंशन फॉर्म में है, ठीक है, और कोलाइडल का मतलब होता है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कैसा चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे आपने पढ़ा है एक टर्म पढ़ा होगा आपने, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन जो हम लोग करते हैं वो कैसे पार्टिकल के लिए करते हैं, किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ के लिए करते हैं, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ के लिए करते हैं, क्योंकि इसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है, विद नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने समझ लेना। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो ये जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है किसके कारण हो रहा है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, contamination by sewage and manufacturing wastage which make the water unfit for human consumption without purification। अगर वाटर में क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होंगे तो हमारे को उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्यूरिफाइड करना पड़ेगा, देन हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर ये किसके कारण होता है, ड्यू टू सॉइल, मिनरल, सॉल्ट एंड डिजॉल्व मेटल्स के कारण कौन सा होता है हमारे पास, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है। ऑल इम्प्योरिटीज़, जो भी इम्प्योरिटीज़ है चाहे वो आपका ऑर्गेनिक है या फिर वो इनऑर्गेनिक है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो कलर हो गया, ऑडर मतलब स्मेल हो गया, टेस्ट स्वाद हो गया, टर्बिडिटी मतलब क्या है, गंदापन, ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, गंदापन, टू द वाटर एंड प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजेज इन द ह्यूमन बॉडीज। तो आपको पता ही है कि सबसे मेन क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट का भी क्या रहता है, गवर्नमेंट भी चाहता है कि हर इंसान को एक सही वाटर मिल जाए, तो बहुत सारी डिसीजेस क्या की जा सकती हैं, हटाई जा सकती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर, सरफेस वाटर कौन सा होता है और सब सरफेस वाटर कौन सा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, और जो हमारे पास सरफेस वाटर होता है उसमें जनरली जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो कौन सी होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। बट ग्राउंड वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, एक तो है डिजॉल्व गैसेस, ठीक है, डिजॉल्व गैसेस हैं हमारे पास, एंड आयरन, okay, Fe and manganese, these are the impurities in ground water। और रिमूव कैसे किया जाता है, बाय हेल्प ऑफ द एरेशन। ठीक है, आगे जब टॉपिक आएगा तो वहां पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ लिया है। क्या है ये हमारे पास, द पॉल्यूटेड वाटर इज वन विच, जो पॉल्यूटेड वाटर होगा कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नो,
अगर कोई भी वाटर है, अगर उसमें पैथोजन बैक्टीरियाज हैं तो उसको क्या, कौन सा वाटर बोलेंगे? उसे पॉल्यूटेड वाटर नहीं बोलेंगे, उसे कॉन्टामिनेटेड वाटर बोलेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे कॉन्टामिनेटेड वाटर, वो कौन सा वाटर होता है जिसमें पैथोजन बैक्टीरियाज होते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। यस, ये हमारे पास क्या है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इज कॉन्टामिनेटेड, नो कॉन्टामिनेटेड तो नहीं हो सकता है। अब इसका सी ऑप्शन थोड़ा सा है, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट आंसर इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिसीजेज, इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है? जैसे डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड या मलेरिया। तो मलेरिया है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई बरसात का मौसम है और बहुत सारे क्या हो गए हैं, मॉस्किटोज, मच्छर हो गए हैं, अब उनके कारण क्या होगा, मलेरिया फैलेगा। तो समझ रहे हैं ना। तो जो मलेरिया है ये किसके कारण होता है, ये मच्छर के कारण होता है, ना कि वाटर के कारण होता है। बट स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेबल है, हम लोग इस टेबल की हेल्प से समझना चाहते हैं कि कौन कौन सी वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं। इन सारे का हमने एक साथ हमने टेबल बनाया हुआ है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। वाटर बॉर्न डिसीजेज में जैसे सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया नेम ऑफ डिसीजेज। जैसे कि कोलेरा है, टाइफाइड फीवर है, पाराटाइफाइड है, बेसिले डिसेंट्री है, एमियोबिक डिसेंट्री है, ठीक है। जैसे हमारे पास पोलियो है या इन्फेक्टियस जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण ये हो रहा है वो हमारे पास कैसे है, जैसे एग्जाम में काफ़ी बार आ जाएगा। जैसे कि कॉलेरा है कि किसके कारण होगा, वाइब्रो कॉलेरिया के कारण होगा। जैसे टाइफाइड फीवर है, ये सैल्मोनिया टाइफाइड के कारण होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना, जेई में, इन सब में काफ़ी बार पूछा जाता है कि टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है। अब आपसे कैटेगरी भी पूछा जाएगा कि भाई बैक्टीरिया के कारण है या फिर प्रोटोजोआ के कारण है या फिर वायरस के कारण है। तो आपने ध्यान देना है कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस और पोलियो सिर्फ किसके कारण होगा, वायरस के कारण होगा। और जो हमारे पास डिसेंट्री आए तो वहाँ पे आपने क्या कर देना है, प्रोटोजोआ कर देना है। और बाकी सब किसके कारण होगा, हमारे पास बैक्टीरिया के कारण होगा। टाइफाइड हुआ, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या है, टाइफाइड है या फिर वेसिली डिसेंट्री है, ये सब किसके कारण होगा, बैक्टीरिया के कारण होगा। दीज ऑल आर द वाटर बॉर्न डिसीजेस, ठीक है ना, दीज ऑल आर द वाटर बॉर्न डिसीजेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सैलो वेल। जो हमारे पास क्या होते हैं, सैलो वेल, दो तरीके के वेल होते हैं, सैलो वेल एंड डीप वेल। सैलो वेल वाटर इन विलेजेस आर मोर लाइकली टू गेट सच contamination ड्यू टू लीकेज ऑफ सीवेज फ्रॉम द केज पूल्स etc। अब आपने देखा होगा सिटीज़ में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक जो सीवर पाइप होता है और वाटर पाइप क्या कर रहे होते हैं, साथ में रन कर रहे होते हैं। तो लीकेज ऑफ सीवेज, लीकेज ऑफ सीवेज, तो वो वाटर कहाँ पे चला जाता है, जो वाटर क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर में, तो उसके कारण बहुत सारे पैथोजन बैक्टीरियाज क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं और जिसके कारण बहुत सारी डिसीजेज क्या होती हैं, तो इसलिए आपने इस पॉइंट को क्या करना, अच्छे से समझ लेना है। दीज आर द वाटर बॉर्न डिसीजेज। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी डिसीज किस कैटेगरी के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण कौन सा है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा है, वायरस के कारण कौन सा है, ठीक है ना। तो इसलिए सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द एसिडिटी इन वाटर इज। अब आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, विच वन इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी इन वाटर। तो आपने ध्यान देना है कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोर रिस्पॉन्सिबल। अब आपने एक वर्ड सुना होगा एसिड रेन, यस और नो, एसिड रेन किसके कारण होता है, तो जनरली एसिड रेन किसके कारण होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड, इन तीनों सब्सटेंस के कारण कौन सा होता है, एसिड रेन होता है। द एसिडिटी ऑफ रेन वाटर कम्स फ्रॉम द नेचुरल प्रेजेंस, नेचुरल मतलब जो नेचर में है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नेचुरल प्रेजेंस ऑफ 3 सब्सटेंस CO2, NO एंड SO2 फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे गैसेस हैं हमारे पास ये, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, या फिर हमारे पास कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये डिकम्पोजिशन आयन की फॉर्म में होता है, डिकम्पोजिशन में होता है, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या वॉल्केनिक गैस से हमारे को, ये इसके नेचुरल सोर्सेज हैं। जैसे ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है।
ऐसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हमारे को क्या मिलेगा, NO मिलेगा। जैसे वोल्केनिक गैसेज हैं तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, SO2 मिलता है। और इनका कंसंट्रेशन 335 ppm, 0.01 ppm इस तरीके से। कभी इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, बट आप कह सकते हैं कि मेन सोर्स जो है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ आपने इसको लिखना नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, वाटर को रिएक्ट करा रहे हैं H2O प्लस CO2, अगर आप इसको क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2CO3। व्हाट इज दिस, दिस इज द कार्बोनिक एसिड। जब ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ब्रेक करता है, H2CO3 जब क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। ये जब ब्रेक होगा तो ये क्या देगा हमारे को, जैसे कि H प्लस, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा HCO3 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट जब आप HCO3 को देखेंगे, HCO3 भी क्या करता है, जब ब्रेक होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा H प्लस, ठीक है ना, इस तरीके से रिवर्सिबल, ठीक है, H प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास CO2 माइनस। तो यहाँ पे किसका रिलीज हो रहा है स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा वहाँ पे, उतना ही कम क्या होगा, pH का वैल्यू होगा। क्योंकि आप सभी को पता है pH इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, pH इक्वल टू लॉग, और ये हमारे पास क्या है 1/H प्लस का क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं। अगर pH का वैल्यू हमारे पास क्या स्टूडेंट्स कम है तो ये किस चीज़ को शो करेगा, ये एसिडिक नेचर को क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड देन डिसोसिएट टू गिव द हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ H2CO3 टू डिलीवर H प्लस इज व्हाट क्लासिफाई दिस मॉलिक्यूल एज एन एसिड, दस लोअरिंग द pH ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। उस pH जो सॉल्यूशन है उसका pH क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रबल सम ऑफ the gases present in water. It is dissolved by water from the atmosphere from decomposing organic matter. It presents encourages the formation of bicarbonates of calcium and magnesium carbonates. Natural water containing carbon dioxide will dissolve various mineral salts. क्या है, बहुत सारे mineral salts के dissolve होने से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मिलती है, नेचर में मिलती है। While flowing through the ground which gives hardness, alkalinity and saltness taste to the water. Such water causes heavy and rapid corrosion of unprotected pipes or deposits a film of carbonates. Next point is very important point students. Carbon dioxide may also stimulate heavy growth of algae, ठीक है, if water is exposed to sunlight. मतलब ये क्या करता है, growth of algae में भी help करता है। Next है excess carbon dioxide can be removed by aeration और बाय एडिशन ऑफ द लाइम। ये क्वेश्चन भी क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके वाटर में जो आप वाटर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो आप उसको रिमूव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एरिएशन या फिर बाय हेल्प ऑफ द एडिशन ऑफ लाइम की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कोरोजन एंड स्केल ड्यू टू वाटर कंटेनिंग, ठीक है, हमने किससे बचाना है, कोरोजन से और स्केल, ठीक है। ये एक लेयर होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास क्या होते हैं, बॉयलर्स उन सब के ऊपर लग जाता है, बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पावर का कंजम्पशन होता है, ठीक है। कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट एल्किनिटी, इट मे बी पास थ्रू ए बेड ऑफ मार्बल स्टोन्स और लाइम स्टोन चिप्स। अगर आप क्या करेंगे, उस वाटर को क्या करते हैं, पास कर देंगे किससे, मार्बल स्टोन या लाइम स्टोन चिप से, तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब उसमें प्रिवेंट होगा किससे, कोरोजन से या फिर स्केल से। This process is simple and required to no special treatment. Next है कार्बन डाइऑक्साइड used to reduce pH value, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर की pH को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, रिड्यूस करता है, एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम द सल्फर वाटर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, आप इन पॉइंट्स को सिर्फ याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एसिडिटी ऑफ वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझ सकते हो। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट्स, द फिनोलिक कंपाउंड इन पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी मोर देन, मतलब जो भी आप पब्लिक वाटर सप्लाई कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर में,
जो पब्लिक यूज़ के लिए दिया जा रहा है उसमें फिनोलिक कंपाउंड किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट बी मोर देन 0.1 ppm, 0.01 इस तरीके से हमारे को दे रखा है। तो फर्स्ट हमारे को ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सबके बारे में, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। हमने एक एक पॉइंट को लिख करके दिया है और स्टूडेंट्स ये वीडियोस आपको हमेशा यूट्यूब पे मिलेंगे, ये कभी भी वीडियोस ना इनको प्राइवेट किया जाएगा ना इनको कभी हटाया जाएगा, ठीक है। आप इनको आराम से 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन वाटर बॉडीज ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ, मतलब वाटर बॉडी में जो फिनोलिक कंपाउंड है वो कैसे मिलेगा, ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज इनटू द वाटर बॉडीज। मतलब जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज है जस्ट लाइक एज रिवर या कोई भी कैनाल है, कोई भी चैनल है, अगर उसमें पॉल्यूटेड वाटर आता है कहाँ से, फ्रॉम द इंडस्ट्री से आता है, एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में जैसे हमारे पास क्या होता है, गैस, मतलब क्या है, जैसे ऑयल्स होते हैं, ठीक है ना। और इंडस्ट्री में आप समझते हैं बहुत सारा मतलब केमिकल्स का यूज़ होता है। तो जब वो सारा क्या होता है वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूटेड की फॉर्म में आता है तो उसके कारण क्या होता है, फिनोलिक कंपाउंड का एग्जिस्टेंस होता है। दे आल्सो ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमिना। दीज कंपाउंड्स आर नोन टू बी टॉक्सिक एंड इन्फ्लिक्ट बोथ severe and long lasting effect on the both humans and animals. They act as carcinogenous and change damage to the red blood cells and the livers। मतलब किस किस पे इफेक्ट पड़ते हैं, रेड ब्लड सेल्स पे और लीवर्स पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इवन एट लो कंसंट्रेशन, अगर इसकी बहुत कम मात्रा भी है तो। ओके, interaction of these compounds with microorganism, inorganic and other organic compounds in water can produce substitute compounds or other moieties which may be as toxic or original phenolic compound। रिक्वायरमेंट जो एक्सेप्टेबल लिमिट स्टूडेंट्स, जो हमने ये डाटा दिया आपको, ये किसके अकॉर्डिंग दिया है, दिस डाटा इज एज पर IS, ये हमारे पास है IS, ओके, 10,500 2012। ओके, आपको विद ईयर पता होना चाहिए। इस कोड से हमने इस डाटा को दिया टेबल नंबर 2 से, ठीक है, टेबल नंबर 2। तो आप ये ध्यान रखिएगा, टेबल नंबर 2 आप खुद भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक, ये है ना। तो रिक्वायरमेंट या एक्सेप्टेबल लिमिट फिनोलिक कंपाउंड का कितना है, 0.001 मिलीग्राम पर लीटर मैक्स है ये। अगर परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट, 0.002 मिलीग्राम पर लीटर लेके चलेंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बोलिए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पता चल गया व्हाट इज द फिनोलिक कंपाउंड एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फिनोलिक कंपाउंड इन पब्लिक वाटर सप्लाई। तो बोथ जो स्टेटमेंट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो आप सभी को पता है जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो कितना होगा हमारे पास, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होगा। व्हाट इज द रेंज, रेंज इज द 1.0 मिलीग्राम पर लीटर टू कितना होता है हमारे पास, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो कौन सा डिसीज होगा, 1.5 से ज़्यादा है तो कौन सा होगा, अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर कंटेनिंग फ्लोरीन इन अमाउंट ग्रेटर देन 1.5 ppm आर लाइकली टू कॉज मॉटलिंग और ब्राउन स्टोर पिटिंग ऑफ टीथ ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। An amount lesser than 0.5 to 1 ppm is, ठीक है, ये हमारे पास, इसको हटाइए, ये डिटर्मिनेंटल टू आएगा यहाँ पे, ठीक है, टू डिटर्मिनेंटल टू गुड टीथ डेवलपमेंट एंड फ्लोरीन हैज़ टू बी एडेड टू द वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास फ्लोराइड का कंटेंट 1 से क्या होगा, लेसर होगा, तो जो हमारे पास क्या है, इनमें क्या हो जाएगा, कैविटीज़ प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, कैविटीज़ मतलब छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, किसमें, टीथ में। अगर 1.5 से ज़्यादा होता है तो डिसकलरेशन, जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारे लोगों के दांत बिल्कुल पीले पीले से पड़ जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, फ्लोराइड कंटेंट के ज़्यादा होने के कारण होता है।
अगर हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि जो मतलब ब्रॉन्स हैं वो क्या करने लगेंगी, फ्लोरेसिस हो जाएगा, बॉन फ्लोरेसिस हो जाएगा, मतलब वो मतलब क्या करने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ईडीटीए। स्टैंडर्ड ईडीटीए मतलब एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिडिक सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, तो किसके लिए हम लोग ईडीटीए टेस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड हार्डनेस इन वाटर, टर्बिडिटी इन वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, और ये हमारे पास है डी ऑप्शन, रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर। तो स्टैंडर्ड ईडीटीए सोल्यूशन जो यूज़ करते हैं हम लोग वो करते हैं हार्डनेस इन वाटर के लिए यूज़ करते हैं। ये तो हो गया सोल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा रिएजेंट का यूज़ करते हैं या इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे इरीक्रोम ब्लैक टी का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा है, जैसे कि डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अगर आपको डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर करना है तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन DO इन द गिवन सैंपल ऑफ वाटर बाय विंकलर्स मेथड का यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड होगा, विंकलर्स मेथड का यूज़ करेंगे। और इसमें रिएजेंट्स कौन से होंगे, रिएजेंट मतलब जैसे इंडिकेटर के लिए तो स्टैंडर्ड मैग्नीज सल्फेट होगा, MnSO4, या फिर एजाइड एल्कलाइड आयोडाइड रिएजेंट होगा, या नॉर्मेलिटी बाय 40 सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O4 होगा, या स्टार्च एंड पॉइंट इंडिकेटर सोल्यूशन होगा, या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बाय हेल्प ऑफ दीज रिएजेंट्स हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द विंकलर मेथड हम लोग क्या पता करते हैं स्टूडेंट्स, रेसिडुअल ऑक्सीजन इन वाटर फाइंड करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो DO होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में क्या होता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता है। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन DO का वैल्यू देखेंगे तो वो कितना होता है हमारे पास, 14 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अगर भैया आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे देखेंगे तो सैचुरेशन का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होकर के कितना हो जाता है, 9.2 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है। और आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 7.6 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि DO इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता जाएगा DO का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, एक तो हो गया कि किस मेथड से फाइंड करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करते हैं, DO का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री पे। एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर एक्वेटिक लाइफ मतलब सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ के लिए जो मिनिमम DO का वैल्यू है वो हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास 4 ppm, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ जैसे मछली है या फिर बहुत सारे जैसे हैं जो वाटर में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू डिटरमाइन द रेसिडुअल क्लोरीन। जैसे हमारे पास 4 थे ना वहाँ पे, तो हम लोग चारों को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सा देख लीजिए ध्यान से। अभी हम लोगों ने जो देखा वो किसका देखा, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर का देख लिया, विंकलर्स मेथड है। नेक्स्ट है रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर। तो रेसिडुअल क्लोरीन को लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं स्टूडेंट, एक है ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट, स्टार्च आयोडाइन टेस्ट एंड DPD टेस्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, वहाँ पे हम इन सारे टेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टू फाइंड द टर्बिडिटी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ द वाटर बाय जैक्सन टर्बिड मीटर होता है, बेलिस टर्बिड मीटर होता है, फोटोमीटर एंड नेफ्लोमीटर होता है। जैक्सन टर्बिड मीटर एंड बेलिस टर्बिड मीटर आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, लाइट अब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। एंड फोटोमीटर्स एंड नेफ्लोमीटर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ऑफ स्कैटरिंग पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैक्सन टर्बिड मीटर इज यूज्ड फॉर टर्बिडिटी रेंज बिटवीन 25 ppm टू 1000 ppm के लिए करते हैं। बेलिस टर्बिड मीटर इज यूज्ड फॉर टर्बिडिटी रेंज 0 to 2 मिलीग्राम पर लीटर पे होता है, और इसको नॉर्मली हम लोग मिनिमम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको याद रहने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास था हार्ड वाटर, हार्ड वाटर से रिलेटेड हमने समझना है। ध्यान से देखिए, दीज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर एनी एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम दीजिए आप दीन दुनिया का। हार्ड वाटर आर अनडिजायरेबल, ठीक है, हार्ड वाटर आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे मे लीड टू ग्रेटर सॉफ्ट कंजम्पशन, स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स, इरोजन एंड इंक्रूशेशन ऑफ पाइप्स एंड मेकिंग फूड टेस्टलेस। ये किसके कारण होता है स्टूडेंट्स, हार्ड वाटर के कारण होता है। टोटल हार्डनेस ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ वाटर कैन हाउएवर बी इजिली कंप्यूटेड बाय टाइट्रेशन मेथड। अगर आपको किसी भी वाटर का टोटल हार्डनेस पता करना है तो आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन मेथड की हेल्प से करेंगे। बाय यूजिंग द EDTA, व्हाट इज द फुल फॉर्म, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिडिक एसिड का यूज करेंगे सोल्यूशन का, एंड इट्स सोडियम साल्ट
एंड और इट्स सोडियम साल्ट मीन्स डाइसोडियम एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एज ए टाइट्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। द टाइट्रेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग द ब्यूरेट, ठीक है, टाइट्रेशन ये हमारे पास हो जाएगा इंक्लूडिंग, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द ब्यूरेट्स विद स्टैंड। यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि कौन कौन से हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, टाइट्रेशन इंक्लूडिंग इन द ब्यूरेट्स विद स्टैंड। हमारे पास क्या होता है, ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, 2 कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, एस्टर जो हमारे पास कौन सा होता है सोल्यूशन होता है वो N50 EDTA सोल्यूशन होता है। जो इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है। अमोनिया बफर्स होता है। टाइटेड विद स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन टिल द कलर चेंज वाइन रेड टू ब्लू, जब तक वो वाइन रेड से किस में नहीं हो जाता है, ब्लू में चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टाइट्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे को है जैसे कि अगर आपको पता करना है कि भाई अगर हार्डनेस का वैल्यू 0 to 75 में है तो इस वाटर को कैसे क्या वाटर दिया जाएगा कि दिस वाटर इज हार्ड या मॉडरेट या हार्ड वेरी हार्ड। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस टेबल, 0 to 75 सॉफ्ट, 75 to 150 मॉडरेटली हार्ड, 150 to 300 हार्ड एंड ग्रेटर देन 300 में क्या आ जाएगा हमारे पास वेरी हार्ड हो, ठीक है। द प्रिस्क्राइब्ड हार्डनेस लिमिट फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई, तो काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रेंज है, रेंज बिटवीन, ठीक है ना, ये रेंज बिटवीन कितना होगा हमारे पास स्टूडेंट, 75 to 115 मिलीग्राम पर लीटर, ppm के ये या फिर मिलीग्राम पर लीटर में होता है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आपने क्या करना समझना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं दिस इज द वाइन रेड, वाइन रेड से जब तक ये इस कलर में नहीं आ जाता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। ब्लू कलर में नहीं आ जाता है तो हम लोगों ने दिखा रहे हैं यहाँ पे वाइन रेड टू ब्लू में नहीं आ जाता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस को पता करते हैं। तो आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया, कौन सा मेथड होता है, टाइट्रेशन मेथड होता है, कौन सा इंडिकेटर होता है, एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है, कौन सा बफर सोल्यूशन होता है, अमोनिया बफर सोल्यूशन होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें ब्यूरेट है, ब्यूरेट विद स्टैंड होता है, पिपेट है, 2 कॉनिकल फ्लास्क है, सिलेंडर है, इस तरीके से हम लोग सारा कुछ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा पूरा। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि फेनोलिक कंपाउंड कितना 0.001 है और फ्लोराइड कितना हमारे पास 1 to 1.5 है। स्टैंडर्ड EDTA हम लोग क्या करेंगे, हार्डनेस इन वाटर में यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपी के लिए ना एक टेबल है, प्लीज़ रिमेंबर दिस टेबल, इसमें कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ये टेबल हमने कहाँ से लिया स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर IS, ठीक है, 10,500 और ये हो जाएगा हमारे पास टेबल 2। कौन सा ये, टेबल 2। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर दे रखा है, दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस वन इज द रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेबल लिमिट, और ये हो जाएगा हमारे पास परमिसिबल लिमिट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ, ठीक है, अल्टरनेट ऑफ सोर्स। जैसे कुछ कुछ है इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, अमोनिया, ठीक है, बेरियम, बोरॉन। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास कौन सा आता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास है कैल्शियम। तो कैल्शियम की लिमिट हमारे को पता होना चाहिए 75 to 200 के बीच में होता है। जैसे कि क्लोराइड हमारे को पता होना चाहिए, क्लोराइड कंटेंट कितना होता है हमारे पास 250 ppm to 1000 ppm होता है, ठीक है ना। जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फ्लोराइड। तो आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट वन इज द फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड का कंटेंट कितना हमारे पास 1 से 1.5 के बीच में होता है। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन 0.2 to 1 के बीच में होता है। जैसे आयरन है 0.3, नो रिलैक्सेशन। जैसे मैग्नीशियम है 30 to 100, ठीक है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, आयरन का पता होना चाहिए 0.3 होता है। मैग्नीशियम हो गया, मिनरल हो गया। जैसे नाइट्रेट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, नाइट्रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यस और नो। नाइट्रिक कितना होता है 0। नेक्स्ट वन इज द फिनोलिक एसिड 0.0012, 0.002 होता है। सेलेनियम हो गया, सिल्वर हो गया, जैसे कि सल्फेट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, सल्फेट पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सल्फेट कितने से कितने के बीच में होता है, 200 से 400 के बीच में होता है। नेक्स्ट वन इज द टोटल एल्केनिटी, 200 से किसके बीच में है, 600 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे टोटल हार्डनेस कितना हमारे पास, टोटल हार्डनेस ये हमारे पास कितना होगा 200 to 600 के बीच में होगा। जिंक कितना होगा। तो स्टूडेंट्स जितना भी मेरे पे जितने पे स्टार लगाए हैं ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इनको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, अपने नोटबुक में इनको लिख भी सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे डेफिनेटली। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इफ द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ वाटर देन द कॉलीफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज।
अगर कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या पता करते हैं स्टूडेंट, जैसे समझने की कोशिश करिए। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वाटर में, जैसे पैथोजन बैक्टीरियाज हैं, तो उसका पता करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम लोग पैथोजन बैक्टीरियाज को ना पता करके हम लोग नॉन पैथोजन बैक्टीरियाज मीन्स कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का पता करते हैं। अगर कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया होगा तो उसी के बेसिस पे हम लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पैथोजन बैक्टीरिया होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए ई कॉली का वैल्यू कितना लेके चलते हैं हम लोग, 0 लेकर के चलते हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 3 टेस्ट दे रखे हैं, जैसे प्रिजम्पटिव कॉलिफॉर्म टेस्ट है, कन्फर्म कॉलिफॉर्म टेस्ट है और कंप्लीटेड कॉलिफॉर्म टेस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो तो हमारे पास है डी। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों है। जैसे देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे टोटल कॉलिफॉर्म, फेकल कॉलिफॉर्म और ई कॉलिफॉर्म में क्या रिलेशन होता है। तो ई कॉलिफॉर्म इज ए सब किस पार्ट किसका होता है हमारे पास, फेकल कॉलिफॉर्म का होता है। और फेकल कॉलिफॉर्म इज ए सब बेस या सब पार्ट जो होता है वो किसका होता है, टोटल कॉलिफॉर्म का होता है। फेकल कॉलिफॉर्म मीन्स यहाँ पे फेकल कॉलिफॉर्म प्लस ई कॉली मतलब क्या हो जाएगा, फेकल कॉन्टामिनेशन होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, द टोटल कॉलिफॉर्म ग्रुप इज ए लार्ज कलेक्शन फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। द टोटल कॉलिफॉर्म ग्रुप इज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। Fecal coliform are types of total coliforms that most exist in मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना फेसेस जो है, तो इसका मतलब होता है ह्यूमन जो वेस्टेज जो होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा मीन्स जो जैसे हम लोग सुबह जो फ्रेश होने जाते हैं उसको जो वेस्ट जो होता है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं ई कॉली इज ए सब ग्रुप ऑफ द फेकल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ फेकल कॉलिफॉर्म आर टाइप्स ऑफ द टोटल कॉलिफॉर्म दैट मोस्टली एग्जिस्ट इन, ठीक है, ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है, ठीक है। ई कॉली इज ए सब ग्रुप ऑफ द फेकल कॉलिफॉर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जैसे तीनों टेस्ट हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रिजम्पटिव टेस्ट है तो लैक्टोस बोथ इज प्लेस्ड, ठीक है, इन ए सीरीज ऑफ ट्यूब्स, जो भी हमारे पास क्या होती हैं ट्यूब्स होती हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, लैक्टस बोर्थ को प्लेस करते हैं। द ट्यूब्स आर इंक्यूबेटेड एट 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर एट विच द टाइम द ट्यूब्स आर एग्जामिन्ड फॉर गैस फॉर्मेशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि ट्यूब्स होती है हमारे पास, जैसे कितने ट्यूब्स होती हैं, हम लोग 6 ट्यूब लेकर के चलते हैं। जैसे एक ट्यूब, ठीक है ना, ये हमारे पास कौन सा हो गया, सेकंड ट्यूब हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, थर्ड ट्यूब है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या, थर्ड ट्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ ट्यूब, ठीक है, इस तरीके से देखिए आप, फोर्थ है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, फिफ्थ है। टोटल हम लोग कितना लेके चलते हैं, 6। पर आपने देखा होगा कि सर वहाँ पे तो हमने जनरली देखिए 5। देखिए आपने क्या करना है, जैसे कि 1 ml क्या लेना है, सैंपल लेना है, ठीक है। 1 ml आपने क्या किया, सब में सैंपल फिल कर लिया 1 2 3 4 5 6 तक। देन हम लोग क्या करते हैं, इसमें 9 ml क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर फिल कर देंगे, हर किसी में 9 ml डिस्टिल वाटर। तो आप बताइए सभी में कितना हो गया, 10 ml हो गया ना। 1 ml ऑफ द सैंपल एंड 10 ml ऑफ द क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 ml हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल बन गया विद डिस्टिल वाटर। अब हम लोग जो टेस्ट करेंगे ना, इंक्यूबेटेड करेंगे, वो 5 का करेंगे। ये जो 6 है ना, अब इसमें हमने क्या कर रखा है, आप खुद सोचिए, अगर हम लोग इसको आगे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये हो गया हमारे पास। अब हमने में फिर से क्या ले रहे हैं, 1 ml सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 में हम लोग फिर से 1 ml सैंपल ले रहे हैं। तो अब कहाँ से लिया जाएगा, वो अब इसमें से लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने 1 ml इसमें रख दिया, 1 ml इसमें रख दिया, 1 ml इसमें रख दिया, फिर हमने फिर से मतलब 6 ट्यूब लिए, तो फिर से हमने 5 में किया। तो बताइए इसमें से जब 1 ml सैंपल ले रहे हैं, तो आप खुद सोचो इसमें टोटल सैंपल कितना है, 10 ml। कैसे, 1 ml सैंपल प्लस 9 ml क्या है हमारे पास, 9 ml हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, 9 ml है हमारे पास डिस्टिल वाटर। टोटल कितना है इसमें, 10 ml, ठीक है ना। टोटल कितना है इसमें, 10 ml, जिसमें 1 ml क्या था सैंपल, 9 ml क्या था इसमें, 9 ml हो गया इसमें डिस्टिल वाटर। अब इसमें से हमने 1 ml इसमें डाल दिया, 1 ml इसमें डाल दिया, 1 ml इसमें। अब आप खुद बताइए इसमें सैंपल कितना आया होगा। अगर इसमें 10 ml है, 10 ml में से आपने 1 ml ले लिया, तो अब इसमें जो सैंपल है वो कितना हमारे पास, 0.1 ml, ठीक है। सैंपल कितना, 0.1 ml। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 ml क्या कर देंगे, डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, जैसे कि 1 ml, ठीक है ना, 1 ml हो गया, 0.1 ml हो गया, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01 ml हो गया। इस तरीके से हमारे पास 3 टेस्ट को लेकर के हम लोग एम पेन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं।
ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इस तरीके से 5 ट्यूब्स ले रखी, 1 2 3 4 5। उन ट्यूब्स को 24 आवर के लिए 35 डिग्री टेम्परेचर पे इंक्यूबेटेड में जस्ट लाइक एज ए ओवन में हम लोग रख दे रहे हैं, और हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि वहाँ पे गैस फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। गैस फॉर्मेशन फॉर द ट्यूब्स इन विच नो गैस इज फॉर्म, अगर 24 घंटे तो 35 डिग्री टेम्परेचर पे रखने पे अगर कोई भी किसी भी तरीके का गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको 24 आवर के लिए क्या करते हैं, इंक्यूबेशन में रखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैस इन अमाउंट विद इन 48 आवर्स पॉजिटिव प्रिजम्पटिव टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या ई कॉली प्रेजेंट है, मीन्स वहाँ पे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट, इसका मतलब पैथोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है कि हमारे को लग रहा है कि वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है परंतु एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्दर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्दर उसको कंफर्म करते हैं। द टेस्ट ट्यूब शोइंग पॉजिटिव प्रिजम्पटिव टेस्ट आर फर्दर सब्जेक्टेड टू confirmatory test which will eliminate certain bacteria of non-sanitary importance. In one of such several procedures used for this confirmatory test, a portion from the fermentation tubes is transferred to a tube containing brilliant green bile broth। ठीक है, इसको हम लोग उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज इंक्यूबेटेड फॉर 48 आवर्स एंड इफ गैस इज फॉर्म्ड, अगर गैस का फॉर्मेशन हुआ, इट विल बी पॉजिटिव कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। इफ नो गैस इज फॉर्म्ड देयर मीन्स नो, मतलब कोई भी नेगेटिव है, मीन्स वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं। एंड लास्ट वन इज द कंप्लीटेड टेस्ट। द कंप्लीटेड टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ऑल सैंपल्स शोइंग ए पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द confirmed test, मतलब ये उसके नेक्स्ट फॉर्म है। it can also be used as a quality control measures of the 20% of all sample analyzed। ठीक है, one of the more plates of eosin methylene blue are stirred, मतलब क्या, विद सैंपल टू बी एनालाइज। तो सिंपल सा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, तीनों प्रिजमेटिव, कंफर्मेटरी एंड जो कंप्लीटेड टेस्ट है, इन सबको वर्क करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 हो जाएगा। अगर कोई भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया किसी भी सैंपल में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स वहाँ पे, तो वहाँ पे इन तीनों टेस्ट को हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। सिंपल सा था, वेरी सिंपल है, थोड़ा सा इसमें था। अब नेक्स्ट वन बताइए। नेक्स्ट हमारे पास एल्किनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, इसमें होगा हमारे पास, जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अब स्टूडेंट्स जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि एल्किनिटी किसके कारण होता है, एसिडिटी किसके कारण होता है, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एल्किनिटी इज ड्यू टू, ठीक है ना, एल्किनिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट्स। ठीक है, एल्किनिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट विच कॉज टेम्पररी और कार्बोनेट हार्डनेस। अब आपको ध्यान देना है कि एल्किनिटी किसके कारण होता है स्टूडेंट्स, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। एल्किनिटी इज ड्यू टू या कॉज्ड बाय, ठीक है ना, इट इज कॉज्ड बाय, ठीक है ना। ये हमारे पास होगा जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन, फिर हमारे पास है कार्बोनेट आयन, और एक होता है हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इनके कारण होता है OH माइनस, CO3 माइनस और HCO3 माइनस, और कभी कभी आपको दे रखा होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी हाइड्रोजन के कारण, तो इसके कारण नेगेटिव एल्किनिटी होता है। ठीक है ना, जैसे अगर आपको पता करना है टोटल एल्किनिटी, तो टोटल एल्किनिटी किसके कारण हो रहा है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट आयन के कारण, प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, ओके, बाइकार्बोनेट, माइनस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टोटल एल्किनिटी को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये पॉइंट सारे आपको क्लियर हो जाने चाहिए। टोटल एल्किनिटी इन वाटर एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है ना, टोटल एल्किनिटी इन वाटर एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड एक्सप्रेस्ड in terms of
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ CaCO3, ठीक है, CaCO3 की टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड करते हैं। टोटल एल्किनिटी क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के कारण होगा, और इसे किसके टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, जो एक्सप्रेस करेंगे वो CaCO3 के टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। एसिडिटी इज कॉज्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिटी किसके कारण हो रहा है, तो एसिडिटी इज कॉज्ड, ठीक है ना, एसिडिटी को भी हम लोग किसके टर्म्स में फाइंड करते हैं, ठीक है ना, जो एसिडिटी पहले तो हमको पता करना है किसके, एसिडिटी इज कॉज्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर फ्री कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वाटर को कैसा कर देती है, एसिडिक नेचर का कर देता है। मिनरल एसिडिटी एंड सल्फेट्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम के कारण क्या होता है, जो एसिडिटी का फॉर्मेशन होता है। एसिडिटी इन वाटर इज मेजर्ड बाय, ठीक है, स्टाइक्रोमेट्री एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। वो तो बात एक ही है, ठीक है ना। अब हमारे पास जैसे दो तरीके का एल्केनी ये है हमारे पास रहता है एसिडिटी, जैसे आप देखना चाहेंगे मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज बेस, मतलब जो न्यूट्रलाइज को कितना मतलब क्या कर रहा है, जो बेस को कितना न्यूट्रलाइज कर रहा है, H+ आयन कितना उसको क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वो हमारे को एसिडिटी को बताएगा। और देर आर टू टाइप्स ऑफ एसिडिटी होता है, फर्स्ट वन इज द मिनरल एसिडिटी एंड सेकंड वन इज द कार्बोनिक एसिडिटी, ठीक है। जैसे मिनरल एसिडिटी होता है कॉज्ड बाय एक्सेस मिनरल्स, ठीक है, तो वो पीएच हमारे पास कौन सा होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मिनरल एसिडिटी जो होता है उसमें जो पीएच का रेंज है वो कितना 0 to 4.3 के बीच में होता है। ये क्या कौन सा एसिडिटी है, मिनरल एसिडिटी है। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पीएच का जो वैल्यू अगर 4.3 to 8.3 के बीच में है, ठीक है, 4.3 to 8.3 के बीच में है, ये जो एसिडिटी है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिडिटी कॉज्ड बाय CO2, कॉज्ड बाय, ठीक है, कॉज्ड बाय CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो होता है वो 4.3 to 8.3 के बीच में होता है। और ये किसके कारण होता है, एक्सेस मिनरल के कारण होता है। सॉरी, MINERAL, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन इन ए स्ट्रॉन्गर एल्कलाई इज, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ H+, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं H+, ठीक है, एंड OH- आयन का अगर कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वलेंट आता है स्टूडेंट्स, ये आता है हमारे पास 10⁻⁻14 के इक्वलेंट आता है। तो इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इनको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है ना, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इंडिकेट्स द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। इट इज दस एन इंडिकेटर ऑफ एसिडिटी और एल्किनिटी ऑफ वाटर। अगर आपको वाटर का क्या करना है, ये पता करना है कि वाटर एसिडिक नेचर का या एल्किनेटिक नेचर का है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन ए वाटर सोल्यूशन इज ए कांस्टेंट एंड इट इज इक्वलेंट 10 की पावर -14, ठीक है, 10 की पावर -14। The pH value of water can be measured quickly and automatically with the help of a potentiometer। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप pH का वैल्यू किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। विच मेजर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, ठीक है ना, बाय हाइड्रोजन आयंस एंड, ये वी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बाय हाइड्रोजन आयन एंड इट इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे कि एक स्केल है और स्केल का नाम क्या है हमारे पास, जैसे कि पीएच स्केल। कौन सा स्केल है, पीएच स्केल, ओके स्टूडेंट्स, स्केल है हमारे पास पीएच स्केल। तो इसमें हम लोग देखना चाह रहे हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे पीएच इक्वल टू कितना हमारे पास 7, यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पीएच इक्वल टू 0, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे कि पीएच इक्वल टू कितना हमारे पास 14।
ठीक है। अब जैसे आप pH 7 से अब जब क्या कर रहे हैं, A0 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये किसको बताता है, एसिडिक नेचर को बताता है। जैसे जैसे आप pH 7 से दूर जाएंगे एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, मतलब मोर एसिडिक की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे आप pH 14 की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये किसको बताएगा, एसिडिक या फिर बेसिक नेचर को बताएगा, बेसिक या फिर एल्कलाइन। ओके, एल्कलाइन नेचर को बताएगा। ये किसको बताएगा, एसिडिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ पीएच कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूजिंग पीएच स्ट्रिप होता है, पीएच पेपर, उसके हेल्प से हम लोग अप्रॉक्सीमेट पता कर लेते हैं। या फिर दूसरा हमारे पास क्या होता है, टाइट्रेशन है, ठीक है, या फिर हम लोग थर्ड क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर, पीएच मीटर के हेल्प से फाइंड करेंगे। जो ये पोटेंशियोमीटर होता है, इट इज़ ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मेजर पीएच इंस्टेंटली एंड एक्यूरेटली। अगर आपको एक्यूरेटली इंस्टेंटली पीएच वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो आप ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं उसका पीएच कितना होगा। तो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड पीएच जो होता है वो हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट, 6.5 टू 8.5 के बीच में होता है। ये सुनो, ये आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ड्रिंकिंग वाटर का जो पीएच है वो 6.5 टू 8.5 के बीच में है। जैसे आपका सीवेज है, तो सीवेज का जैसे क्या होता है, एल्कलाइन नेचर में होता है। अगर एल्कलाइन नेचर में है तो इसका मतलब क्या है, पीएच क्या है, मोर देन 7 है। और जो भी आप वाटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसका पीएच कितना होता है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन वाटर का जो पीएच है वो भी हमारे पास कितना होता है। आप अगर आप कोड देखेंगे आरसीसी वाला तो उसमें लिखा हुआ सेल नॉट बी लेस देन 6, मतलब हम लोग जनरली इसी रेंज के वाटर को भी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको थोड़े से क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो पीएच को हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं, इसलिए पता कर सकते हैं। और हमें कभी भी पता करना है, ठीक है ना, एक मिनट, और हमारे को कभी भी पता करना है जैसे पीएच, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग माइनस लॉग, ओके, 10 H प्लस। तो फर्स्ट हमारे को अगर पीएच का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। तो H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे माइनस लॉग लगा करके, तो हमारे को पता चल जाएगा कि उस वाटर का पीएच क्या होगा। अगर हमारे को पीओएच का वैल्यू पता करना है तो 14 में से हम लोग एक और रहता है हमारे पास, पीएच प्लस पीओएच, इट इज इक्वलेंट किसके होता है स्टूडेंट्स, दिस वन इज द 14, ये 14 के इक्वलेंट होता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आपको पीएच देर का पीओएच पता करना है तो इस तरीके का हमारे पास होगा। अब जैसे क्या होता है कि कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, जैसे हमारे पास सैंपल है ये, इसका जैसे हमारे को पीएच दे दिया कितना हमारे पास स्टूडेंट, जैसे कि हमारे को दे दिया 5, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी ए सैंपल है। और एक हमारे पास दूसरा सैंपल दे दिया, दिस इज द सैंपल बी, ठीक है, इसका पीएच हमारे को क्या क्या दे दिया, जैसे कि इसका सैंपल दे दिया हमारे को पीएच दे दिया जैसे कि 7 दे दिया सपोज, और ये हमारे पास कितना सैंपल बी, ठीक है। अब दिस वन इज द सैंपल बी, ओके। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई हमने क्या किया, इन दोनों सैंपल्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप बताइए इस वाटर का पीएच क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या गलती नहीं करना है, आपने 5 + 7/2 6 नहीं बताना है। आपने क्या करना है, फर्स्ट वी फाइंड द कंसंट हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है बाय हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, आप यहाँ पे जैसे पीएच इक्वल टू कितना, जैसे 5 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे 5 इक्वल टू माइनस लॉग 10, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास H प्लस। तो व्हाट इज द, यहाँ से जो कंसंट्रेशन होगा वो H प्लस का कितना आ जाएगा, तो आप सभी को पता है